नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनफ स्टोरीज़ में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है अधूरी मोहब्बत का साया और इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। जानते हैं इस पार्ट में कि क्या वो जो साया था वो सिया का पीछा छोड़ेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। राघव की बात सुनकर सबका मन दुखी हो गया। कोई कुछ नहीं कह पाया। सभी खामोशी से राघव की बातें सुन रहे थे। गुरुजी, क्या तुम बता सकते हो कि आरव की मृत्यु कैसे हुई? और उसकी मृत्यु से पहले उसकी कोई इच्छा, उसने तुमसे कोई ऐसी इच्छा व्यक्त की जो पूरी ना हो सकी हो? क्या अंतिम समय में तुम्हारी उससे बात हुई, या उसकी कोई ऐसी इच्छा जो उसने कभी तुमसे कहा हो और वो पूरी कभी ना हो पाई हो? राघव: हाँ, उसकी मुझसे बात हुई थी। उसके अलावा उसके परिवार में उसका एक छोटा भाई और माँ बापू भी हैं। उनकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई, जिससे उसे ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव जाना पड़ा। इधर दादाजी ने सिया को चाचा जी के स्कूल में किसी फंक्शन में देखा, तो मेरी उससे शादी करवाने की ठान कर अनशन पर बैठ गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मजबूर होकर मैंने हाँ कर दी और 5 दिन के अंदर ही हमारी शादी हो गई। आरू की माँ हॉस्पिटलाइज थी, इसलिए वो शादी में नहीं आ पाया। गांव से जिस रात आरू बस पकड़ने के लिए निकल रहा था, उसने मुझे कॉल करके सिया को देखने की जिद की, लेकिन मेरे पास उस वक्त शादी की कोई पिक नहीं थी। क्योंकि मैं चिढ़ा हुआ था, मैंने पिक नहीं ली और कैसेट्स अभी बनकर आए नहीं थे। वो सिया को नहीं देख पाया। इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा मुझे। बस इतना ही पता है मुझे। सूरज: गुरुजी, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों कोई दूसरे को तकलीफ देगा? और सिया से तो उसे खुश होना चाहिए कि आरू के साथ राघव के पास सिया तो है, जो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, उसके दोस्त को। गुरुजी: बात तो तुम्हारी सही है। सिया की जीवन के पीछे इस तरह पड़ने का कुछ और ही मकसद होगा। ठीक है, देखते हैं। अब इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। एक कार्य करते हैं, अभी के लिए सिया की सुरक्षा का उपाय करते हैं। उसके बाद आरव का सिया के पीछे पड़ने का कारण ढूंढेंगे। अपने एक शिष्य की तरफ देखकर: माणिक। माणिक इशारा पाकर 2 रक्षा सूत्र लाकर दोनों की कलाई पर मंत्रोच्चार के साथ बांध देता है। गुरुजी, कल आप दोनों कुलदेवी के मंदिर में सुबह 7 बजे तक आइएगा। पंडित जी के साथ हम भी वहां उपस्थित रहेंगे। कल माँ काली ही सिया और आपको आशीर्वाद देंगे और आप दोनों की रक्षा भी करेंगी। उनसे बढ़कर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं हो सकती। दोनों गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन इतने दिनों से उनके साथ इतना कुछ हो रहा था कि दोनों काफी डरे हुए थे। राघव ने गुरुजी से पूछा, क्या जाते वक्त भी हमें कहीं फिर से उसने? इतना कहकर ही राघव चुप हो गया। गुरुजी भी उसकी अधूरी बात समझ ली। गुरुजी: चिंता ना करो, अब वो तुम दोनों को और तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को तब तक तंग नहीं करेगा जब तक ये माँ काली का रक्षा सूत्र आप लोगों की कलाई में बंधा है। और कल कुलदेवी के मंदिर में हम कुलदेवी माँ काली की आराधना और साधना से सिया के लिए उनका आशीर्वाद रूपी कवच देंगे, जिससे बहू के ऊपर किसी भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होगा। सिया और राघव दोनों अब निश्चिंत हो गए। दोनों कार में बैठकर होटल के लिए निकल पड़े। सुबह जल्दी उठकर दोनों फ्रेश होकर कुलदेवी मंदिर की ओर निकल पड़े। वहां उस दिन की तरह ही आज भी उन्हें नदी में नहाकर मंदिर में प्रवेश करना था। आज पंडित जी के 2 साथी उनके साथ नदी किनारे पहुंचे। राघव ने सिया को पकड़कर किनारे में ही स्नान करवाया। दोनों ने चेंज करके मंदिर में प्रवेश किया। सबसे पहले दोनों ने मिलकर कुलदेवी की पूजा अर्चना की। कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर दोनों वही मंदिर के सामने बरामदे में बने हवन स्थली पर पहुंचे। वहां पहले से ही सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। गुरुजी और पंडित जी को प्रणाम करके हवन करने बैठ गए। पूजन विधि के बाद गुरुजी ने सिया के लिए एक ताबीज राघव को देकर उसे सिया के मंगलसूत्र में बांधने के लिए कहा और उसे हमेशा पहने रहने को कहा, जब तक आरू की मुक्ति का कोई उपाय ना निकल जाए। संपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद दोनों घर के लिए निकल पड़े, लेकिन राघव ने गाड़ी घर की ओर ना लेकर आरू के गांव की तरफ मोड़ ली। दोनों एक घर के सामने रुके। सिया आते वक्त रास्ते और वहां बने घरों, भवनों और मंदिरों, तालाबों को बड़े गौर से देखती आ रही थी। राघव कार से उतरकर सिया की तरफ
का डोर खोलते हुए सिया को नीचे आने के लिए कहता है। सिया राघव के पीछे आसपास चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए चल रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि ऐसे किस इंसान का घर है यहाँ, जिसके लिए आना इतना ज़रूरी हो गया कि हफ्ते भर पहले निकले घर भी जाना ज़रूरी नहीं समझा। राघव ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, एक 46 साल के आदमी ने दरवाज़ा खोला। राघव ने सिया को उनके पैर छूने का इशारा किया तो सिया ने झुककर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। राघव ने भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राघव: अंकल, आंटी कहाँ हैं और उनकी तबीयत कैसी है? आदमी: कैसी होगी, जिंदा लाश बनी है। पता नहीं हम क्यों जिंदा है, हमें भी क्यों नहीं ले गया वो अपने साथ। इतना कहकर वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर रोने लगा। राघव ने उन्हें सीने से लगा लिया। उस आदमी का रोना और ज़्यादा हो गया। जब उनका रोना नहीं रुका तो उसने बात बदलने और माहौल को हल्का करने के लिए उस आदमी से बातें करना शुरू कर दिया। राघव: अंकल, अक्षय कहाँ है, दिख नहीं रहा। आदमी: वो कॉलेज गया है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है, इसलिए मैंने ही उसे भेजा है। वो तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ही जिद करके भेजा। अब उसके अलावा है ही कौन हमारा, वो तो। इतना कहकर वो फिर से रो पड़े। राघव: अंकल, ये मेरी पत्नी सिया है और सिया ये आरव के पापा हैं। अंकल, हम आंटी को देख सकते हैं? आरू के पापा दुखी मन से: कितना बदनसीब हूँ मैं, जो बहू पहली बार घर आई है और मैं उसका स्वागत भी नहीं कर पाया। उस पर हम अपना ही रोना रो रहे हैं। सिया: कोई बात नहीं अंकल, ये मेरा अपना ही घर है। जो इस घर का सुख दुख भी तो मेरा अपना ही होगा। आप हिम्मत करिए अंकल, इन सब से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, खुद को भी और बाकी सबको भी। आखिर आप नहीं संभलेंगे तो इन सबको तो कौन संभालेगा? आरू के पापा शर्मा जी सिया के सिर पर प्यार से हाथ रख देते हैं। सिया और राघव दोनों माला जी के कमरे में जाते हैं, जो सदमे में गुमसुम बेड पर पड़ी हुई थी। वो पलके तक नहीं झपका रही थी। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो दोनों बाहर आ गई। राघव बहुत ज़्यादा दुखी था उन लोगों की हालत देखकर। दोनों निकल ही रहे थे कि अक्षय कॉलेज से आ गया। राघव को देखकर वो उसके पास आया और उसके पैर छूने लगा। राघव ने उसे पकड़कर गले से लगा लिया। दोनों की आंखें नम हो गई। अक्षय ने राघव से अलग होकर सिया की तरफ देखा। उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। अक्षय: ये भाभी हैं? राघव: हाँ। अक्षय ने सिया के पैर छुए। सिया ने उस परिवार को देखकर मन ही मन कहा, कितना प्यारा परिवार है, लेकिन भगवान ने इनको इतना बड़ा दुख दे दिया जो कभी दूर नहीं होगा। राघव ने बताया कि 2 दिन पहले वो शहर जाकर आरू का सारा सामान उसके वहाँ वाले फ्लैट से ले आया और वो फ्लैट खाली कर दिया। राघव ने वहाँ से लाए सामान के बारे में पूछा तो अक्षय उन्हें आरू के रूम में चलने के लिए कहता है। तीनों आरव के रूम में गए। वहां जाकर राघव ने आरू का सामान ओपन किया। फाइल्स के बीच में उसे एक फ़ोटो दिखी, जिसे देखकर राघव चौंक गया। राघव ने अक्षय से पानी मांगा। जब अक्षय बाहर गया तो राघव ने सिया से कुछ देर के लिए रक्षा कवच वाले मंगलसूत्र निकालने के लिए कहा और खुद के रक्षा सूत्र को निकाल लिया। सिया डर गई। ये क्या कह रहे हैं वो? अगर हम पर फिर से हमला हुआ तो? और ऊपर से ये उनका घर है। कुछ नहीं होगा, वैसे भी गुरुजी और पंडित जी भी आ रहे होंगे। मैंने रास्ते में ही रुक कर उन्हें मैसेज करके सब बता दिया है। सिया: लेकिन ये सब आखिर हो क्या रहा है, कुछ बताओगे मुझे? राघव: 1 मिनट, मैं गुरुजी से बात करके बताता हूँ। कहकर फ़ोन पर बातें करते हुए वो बाहर बालकनी की ओर निकल जाता है। सिया गुमसुम सी रूम में बैठी थी। थोड़ी देर बाद उसने सामान में से वही फ़ोटो जो एक फ़ाइल के बीच में रखी थी निकाला। फ़ोटो देखते ही उसके हाथ कांपने लगे और फ़ोटो उसके हाथ से नीचे गिर गई। अक्षय जब पानी लेकर आया तो सिया फ़ोटो लिए सामने खड़ी थी। अक्षय ने जब सिया को फ़ोटो लिए देखा तो उसे याद आया, ये आरू के सामान में जो फ़ोटो है उसमें उसने सिया को देखा था। सिया अक्षय के सामने खड़ी हो जाती है और अक्षय से सवाल करती है। सिया: अक्षय, प्लीज़ बताओ ये सब क्या है? मैंने आज तक जिस इंसान को देखा भी नहीं, वो मेरी तस्वीर इतना संभाल कर क्यों रखता था? क्यों मरने के बाद भी मेरे पीछे पड़ा है? क्यों मुझे मारना चाहता है? कुछ तो बताओ प्लीज़। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन दिनों में। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? मैं इसका क्या मतलब समझूं? अक्षय हैरानी से: भैया आपको मारना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है? और कैसी बातें कर रही हैं आप?
मेरा भाई कभी जिंदा होते हुए आपसे आपके सामने नहीं गए, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाई, वो मरने के बाद आपको परेशान क्यों करेंगे? और मारने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते। सिया भी परेशान सी। अरे यही तो जानना चाहती हूँ, आखिर क्यों वो मेरे पीछे पड़े हैं? ऐसा क्या रिश्ता है जो वो मेरी तस्वीर संभाल कर रखे हैं? कभी वो मेरे सामने क्यों नहीं आए? मैं जब उन्हें आज तक जानना तो दूर देखा भी नहीं है, फिर ये सब क्या है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, वो भी एक तरफा। गुरुजी, पंडित जी, शर्मा जी और राघव सभी एक साथ अंदर आए। तभी अक्षय ने राघव के कबर्ड में से आरव का कैमरा दिखाया, जिसमें सिया के कई पिक्स थे। एक बॉक्स में से एक पैर की पायल, जो कभी सिया के पैर से निकल कर गिर गई थी। सिया का रुमाल, स्कार्फ, जिसे देखकर राघव शॉक्ड रह गया। राघव, उसने कभी बताया नहीं कि वो सिया से प्यार करता है। उसने कभी ये पिक्स भी नहीं दिखाई, कभी ये भी नहीं बताया कि वो कैसी दिखती है। बस इतना कहा कि वो किसी लड़की को चाहता है, और जब तक वो उसे ये बात ना बता दे, तब तक वो उसके बारे में मुझे भी नहीं बताएगा। मैं भी समझता था कि वो उस लड़की और अपने प्यार की कितनी रिस्पेक्ट करता है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की। लेकिन इतना ज़रूर कहा था कि मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। मगर उस आदर्शवादी ने हमेशा ये कहकर मना कर दिया कि प्यार में सिफारिश और किसी दबाव की ज़रूरत नहीं होती है। समय आने पर मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। पहले मैं उस लायक खुद तो बना लूं। कुछ ज़्यादा ही देर कर दी उसने, कहकर वहीं चेयर पर बैठ गया। सभी आरू की सच्चाई सुनकर जान गए थे कि आरू सिया को चाहता था, लेकिन सबकी परेशानी की वजह अब भी वही थी कि क्यों आरव मरने के बाद सिया को भी मारना चाहता है। जो सिया ने पूछ ही लिया, सिया, अगर वो मुझे इतना ही चाहते हैं तो क्यों वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं? गुरुजी, क्योंकि वो अब आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, या तो आपकी किसी वस्तु द्वारा, या आप उसकी किसी वस्तु द्वारा उसके संपर्क में हैं, जिसके कारण सारे क्रियाक्रम के बावजूद भी उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और ना ही आपसे उसका कोई मोह टूट रहा है। मरने के बाद आत्मा को जो चीज़ प्रिय हो, उसे वो अपने साथ ले जाने की सोचता है। ऐसे में उसे अगर इस बात का भान हो जाए कि जिस तरह जीवित में वह अपने प्रिय की खुशी चाहता है, उसी तरह मृत्यु के बाद भी उसे अपने प्रिय की खुशी में ही शांति मिलेगी, तो वह आत्मा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जिस आत्मा की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो वह अन्य किसी बात को महत्व नहीं देता, बस अपनी इच्छा पूरी करके रहता है। आरू की इच्छा सिया थी। हो सकता है वह सिया को अपने साथ ले जाना चाहता हो। मैं पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो यही लगता है पंडित जी। लेकिन इस समस्या का कोई हल तो ढूंढना ही होगा। अब तो हमें यह भी पता चल गया कि वह सिया को कैसे पहचानता है, गुरुजी। लेकिन उसके लिए आरव के पास से सिया की जो भी वस्तुएं मिली हैं, उन्हें नष्ट करना होगा। शर्मा जी, लेकिन गुरुजी, उन्हें नष्ट कैसे करें? राघव भी आश्चर्य से गुरुजी की तरफ देखता है। उसे भी जवाब का इंतजार था। गुरुजी, इन्हें जलाया जा सकता है। इन्हें जलाकर उस भस्म को अन्य न जलने योग्य वस्तु के साथ गंगा में प्रवाहित करके। माँ गंगा सबके पाप धोती है। इनके जल के प्रभाव से सारी बुरी शक्ति नष्ट हो जाती है। जिस वस्तु, प्राणी या जगह पर गंगा जल का छिड़काव मात्र किया जाए, तो वो पवित्र हो जाती है। इसलिए उस आत्मा के प्रभाव से इसे मुक्त करने का यही उत्तम उपाय है। साथ ही सिया को भी गंगा स्नान कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि जो मुर्दे को अग्नि देता है, उसे भी साल भर के अंदर गंगा में स्नान करना चाहिए, जिससे उसका शरीर पवित्र हो जाता है। राघव, जी गुरुजी, हम वैसा ही करेंगे। सिया और राघव उन सभी सामान को लेकर गंगा में प्रवाहित करने चले जाते हैं। उनके साथ पंडित जी भी उनकी सहायता के लिए आते हैं। गुरुजी आश्रम जाकर संजय जी को फ़ोन करके सारी बात बता देते हैं। संजय जी घर पर राघव की इम्पोर्टेंट मीटिंग के कारण घर न आने और सिया का भी साथ होने का बात कहते हैं। सविता और बाकी सबको अजीब लगता है, लेकिन राघव और सिया से बात करके उन्हें अच्छा लगता है। सिया और राघव आरव के सामान को गंगा में प्रवाहित करके दोनों स्नान करके अपने घर लौट आते हैं, और पंडित जी भी वहीं से अपने घर चले जाते हैं। सभी अब निश्चिंत हो गए थे कि सिया अब सेफ है। धीरे धीरे राघव को भी सिया का साथ अच्छा लगने लगा था। वो अब ऑफिस जाने लगा था और आरव के परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। आरव की माँ को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। उसका सारा खर्चा राजपूत इंडस्ट्रीज की तरफ से समर जी के कहने पर किया जा रहा था।
सिया भी बीच बीच में उनका हाल चाल जानने चली जाती थी। अक्षय का एडमिशन भी शहर में करा दिया गया था। साथ ही वो मना करने पर भी बच्चों को ट्यूशन देता था। हॉस्पिटल के पास ही उन्हें राघव ने एक फ्लैट दे दिया था। सिया और राघव की देखभाल और डॉक्टरों के इलाज की वजह से आरव की मां की हालत में पहले से ज़्यादा सुधार था। मिस्टर शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ समय बिताते और बातें करते, जिससे उनकी पत्नी रिएक्ट करने की कोशिश करती। समय बीतने के साथ कुछ नहीं बदला, तो वो था सिया का किसी के होने का डर। सभी जहाँ निश्चिंत थे, उसे अब भी ऐसा लगता था कि कोई उसके आसपास है। सिया और राघव एक शाम पार्टी जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि राघव के कबर्ड से एक रिंग नीचे गिरी, जिससे राघव और सिया दोनों की नज़र उस पर गई। राघव ने वो रिंग उठाई और ध्यान से उसे देखने लगा। राघव, ये तो आरव की रिंग है, जो उसकी बॉडी से निकाल कर नर्स ने उसके कपड़ों और सामान के साथ दिया था। मैंने उसे अक्षय को दे दिया था। वो मुझे बाकी के सामान तो नहीं दिखा। बड़े आश्चर्य की बात है, ये यहाँ कैसे आया? मुझे उस रात जब ये रिंग दिखी तो वहम लगा, लेकिन ये तो सच में यही है। राघव परेशान होकर सोचने लगा। इधर सिया ने जब वो रिंग देखी तो जल्दी से वहां आकर रिंग को अपने हाथों में ले लिया। सिया खुश होकर, ये रिंग आपके पास कैसे आया? ये रिंग तो शादी से बहुत पहले मुझसे खो गई थी। देखिए, इस पर एस लिखा है, जिसका मतलब है सपना। ये मेरी माँ का नाम है। पापा ने अपनी पहली सैलरी से माँ के लिए बनवाया था। मेरे माँ पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। कुछ साल बाद घर में चोरी में माँ के सारे गहने चोरी हो गए, बस ये बचा था। क्योंकि उस रात मैं मामा के घर गई थी और माँ की याद आने पर मैं ये रिंग हमेशा उनकी निशानी के रूप में पहने ही रहती थी। लेकिन कॉलेज के बाद न जाने ये कहाँ गुम हो गया। लेकिन ये आपके पास कैसे आया? राघव रिंग को घूरते हुए, ये रिंग आरव की फिंगर में से मरने के बाद निकाली गई थी। सिया चौंक कर रिंग को हाथ से छोड़ देती है, जैसे उसे पकड़ने से आरव वहां आ जाएगा। सिया हैरानी से, ये कैसे हो सकता है? मेरी रिंग आरव के पास कैसे? दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले पीछे से एक बाहरी आवाज आती है, जिसे मुड़कर दोनों देखते हैं और राघव सिया को अपनी बाहों में कसकर थाम लेता है। सामने आरव साये के रूप में कोने में खड़ा था, जिसका चेहरा साफ नहीं बल्कि धुंधला था। आरव, मुझे आप दोनों माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि सिया जी की जान लेने की भी कोशिश की। और आप दोनों बेटा बहू की तरह मेरे माँ बाप और अक्षय की देखभाल कर रहे हो। दोस्ती तो तू निभा रहा है राघव। मैंने तो अपनी जान से प्यारे दोस्त की पत्नी को मारना चाहा। राघव नॉर्मल होते हुए एक दोस्त की तरह आरू से बात करने लगता है। राघव, ये तो मैं जानता हूँ कि सिया को तू प्यार करता है, फिर तो उसकी जान लेने के बारे में कैसे सोच सकता है? आरू, सिया का गांव मेरे गांव के पास ही है। दोनों गांव का एक ही स्कूल था। सिया मुझसे 3 कक्षा नीचे थी। मुझे उसका शांत स्वभाव बहुत भाता था। मैं हमेशा उसको देखने के लिए उसके आसपास, उसकी कक्षा के आसपास ही घूमा करता था। उस समय मैं उसे सिया के लिए आकर्षण मानता था। सिया की माँ पापा की डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके चाचा उसे अपने बच्चों की तरह मानते थे, लेकिन चाची और उनके दोनों बच्चे सिया को जरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। चाचा इसी शहर में रहते थे। जब वो गांव जाते तो सिया उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन आस पड़ोस वाले चाचा जी को सब बता देते थे। आखिरकार चाचा जी ने शहर में ही एक घर ले लिया और सबको यहीं ले आए, जिससे सिया का भी ध्यान रख सके और वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। सिया यहाँ कॉलेज में पढ़ने लगी और साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा भी निकाल लेती थी। मेरी नई नई नौकरी थी। मेरा रास्ता सिया के कॉलेज से होकर जाता था। एक बार सिया मुझे कॉलेज के बाहर दिखी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये सब मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन फिर मैं ज़्यादातर सिया को वहाँ देखता था। मुझे यकीन हो गया था कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि सही में सिया है। एक दिन मैंने ऑफिस से लीव ली और सिया के कॉलेज के बाहर वाले कैफ़े में बैठकर सिया के बाहर निकलने का वेट करने लगा। सिया के बाहर आते ही मैं बाइक से सिया का पीछा करने लगा और उससे ही पता चला कि सिया कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और वो अब इसी शहर में रहती है। मुझे माफ़ करना सिया, मैंने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारी बदनामी हो या कोई तुम्हें परेशान करे। यहाँ तक कि मैंने अपनी जान से प्यारे दोस्त राघव तक को नहीं तुम्हारी तस्वीर दिखाई और ना ही तुम्हारा नाम बताया। बस तुम्हारी इजाज़त के बिना चोरी से तुम्हारी पिक ली। इसके लिए सॉरी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। राघव भी आरू की बातें सुनकर नम आंखों से उसे देख रहा था। सिया,
मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या मुझ पर निगाहें रख रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, आज के ज़माने में अपनी और अपने चाहने वालों की मर्यादा बनाए रखने का प्रेम कितना पवित्र होगा। लेकिन एक बार आपने इज़हार तो किया होता, मैं प्यार करूँ या ना करूँ, लेकिन इतने सच्चे प्यार का दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। राघव, हाँ आरू, अगर मुझे पता होता कि तू सिया से प्यार करता है, तो मैं ज़मीन आसमान एक कर देता तुम दोनों को मिलाने के लिए। आरू उदास और रूंधे गले से, इसीलिए तो तुझे नहीं बताया, क्योंकि मुझ में एक तो सिया के सामने इजहार करने से डर लगता था, क्योंकि मेरा स्वभाव तू जानता है कि मैं लड़कियों से ठीक से बात नहीं कर पाता। और दूसरी बात, अगर तुझे पता चल जाता कि वो लड़की सिया है, तो तू सच में किसी भी हद तक चला जाता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्यार कभी ज़बरदस्ती या दबाव में नहीं, बल्कि समर्पण में है। राघव झुंझलाकर, लेकिन आरू, जब तक तू अपनी फीलिंग्स बताएगा नहीं या फिर सिया के सामने आएगा नहीं, वो कैसे समझ पाती कि तू उसे चाहता है। आरू, तू ठीक कह रहा है राघव। उस रात जब तूने अपनी शादी के बारे में बताया, तो मेरे सामने भी सिया का चेहरा घूमने लगा, और मैंने भी तय कर लिया कि इस बार मैं सिया से अपने मन की बात कह कर रहूँगा। साथ ही चाचा जी से सिया का हाथ भी मांग लूँगा, क्योंकि मैं इतना तो जानता था कि सिया किसी को पसंद नहीं करती। अगर सिया मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, तो मैं बिना देर किए चाचा जी से बात करता। माँ पापा तो जानते ही थे कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, और उसकी मर्जी जानकर मैं शादी का फैसला करूँगा। उन्हें मेरे फैसले से कोई परेशानी नहीं थी, बस मेरे इजहार पर बात अटकी थी, जिसे सिया के सामने कहने का फैसला मैंने कर लिया था। जब मैं गांव से बस पर बैठकर शहर के लिए निकला, तो मेरी दो ही इच्छा थी। पहली कि मैं जल्द से जल्द राघव की पत्नी यानी कि भाभी से मिलूं, और दूसरी जल्द से जल्द सिया के सामने अपने प्रेम का इजहार कर सकूं। राघव, मतलब तुम सिया को प्रपोज करने वाले थे? राघव उदास होकर पूछता है। आरू, हाँ, लेकिन ये मेरी अंतिम इच्छा बनकर रह गई। सिया और राघव नम आंखों से आरू की तरफ देखते हैं। आरू, काश मैंने देर ना की होती। इसी सोच में मैं मर कर भी खुद को आज़ाद नहीं कर पाया, और सिया को भी अपने साथ अपनी ही तरह भटकने के लिए मैं उसकी जान के पीछे पड़ गया। मैं बहक गया, मेरी सोच मतलबी हो गई। मुझ में न जाने कैसी मानसिकता जाग गई। न जाने क्यों विधाता का गुस्सा सिया पर उसे डरा कर दिखाने लगा, उसको मार कर उसे भी अपने साथ लाने की सोचने लगा। लेकिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में सिया के लिए उस दिन केयर की फीलिंग देखी, तब मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा ना प्रपोज करना ही ठीक था, क्योंकि मेरी जितनी आयु थी, उसके बाद मुझसे जुड़ने के बाद सिया को भी मेरे जाने का गम झेलना पड़ता। इसमें किसी की गलती नहीं, बल्कि अच्छा हुआ कि ये मेरी अंतिम इच्छा बनकर रह गई, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद सिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। सिया असमंजस से, लेकिन मेरी अंगूठी तुम्हारे पास कैसे गई? आरू मुस्कुराकर, कॉलेज के सेकंड ईयर में ही अनिल अंकल ने तुम्हें अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए कहा था। तुम तब से ही वहाँ पढ़ाने लगी। एक बार किसी काम से अंकल ने राघव को स्कूल जाने के लिए कहा, लेकिन वहाँ वो ना जाकर मुझे अपनी जगह भेज दिया। तुम स्टाफ रूम में लंच करके वॉश बेसिन में हाथ वॉश करते वक्त रिंग निकाल कर उसे उठाना भूल गई। मैंने देखा, मैं उसे तुम्हें देना चाहता था, लेकिन पता करने पर बताया गया कि तुम अचानक इमरजेंसी के कारण घर चली गई। उसके बाद मैंने वो रिंग पहन ली, और मैं तुम्हें लौटाने के इरादे से कई बार स्कूल भी गया, लेकिन तुम या तो क्लास में बिजी रहती या फिर किसी और के साथ। मैंने बहुत कोशिश की। ये लगभग शादी से 1 महीने पहले की बात है। उसके बाद मैं माँ की तबीयत खराब होने पर गाँव चला गया। वहाँ जाकर मैं माँ की बीमारी और ऑपरेशन करवाने की तैयारी में ये रिंग लौटाने के बारे में भूल ही गया। इस तरह ये पहले तुम्हारी निशानी के रूप में था, और अब ये तुम दोनों के पास मेरी निशानी बनकर रहेगा। सिया, तुम बहुत अच्छे हो आरव, एक अच्छे दोस्त, अच्छे बेटे, अच्छे भाई, और उतने ही अच्छे प्रेमी भी। आज के समय में इतना सच्चा और स्वार्थहीन प्रेम कौन करता है? आरू, वो तो ठीक है, लेकिन अब मेरी तारीफ करके कुछ नहीं होगा। सिया और राघव के चेहरे पर नम आंखें होते हुए भी मुस्कान तैर गई। आरू राघव से, अब भी शादी और रिश्तों को मानेगा या इनसे भागेगा? राघव सिर नीचे करके इधर उधर देखने लगा। आरू फिर से, जो भी हो, लेकिन ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। इन्हें बोझ समझकर नहीं, बल्कि इन सभी में अपने साथ और अपनों के लिए जीना सीख। राघव, आरू प्लीज। आरू, ठीक है, सिया वैसे भी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही चुकी है,
तो उसे अपने साथ ही ले जाता हूँ। वैसे भी तेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ इसे मुझसे ज़्यादा चाहने वाला कोई है नहीं। तो मैं सिया को अपने साथ ले ही जाता हूँ। सिया की तरफ बढ़कर, चलो सिया। राघव हड़बड़ाकर, ये कैसी हरकत कर रहा है? जिंदा में कुंवारी लड़की को प्रपोज नहीं कर पाया और अब मरकर शादीशुदा लड़की पर लाइन मार रहा है, वो भी अपने जिगरी दोस्त की। आरू, लेकिन तू तो इन रिश्तों में बंधना ही नहीं चाहता ना? राघव सिया को अपने साथ खींचकर साइड में हग कर लेता है। राघव, कुछ भी हो जाए, मैं सिया को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। बिकॉज फिर सिया की आंखों में देखकर, आई लव यू सिया। सिया तो ये सुनकर जैसे आसमान में उड़ रही थी। वो अब तक यही सोचती थी कि माँ पापा का ना सही, लेकिन पति का प्यार तो उसे मिलेगा। लेकिन राघव का व्यवहार और उसकी बातें उसके हर सपने को चकनाचूर कर रही थी। सिया और राघव दोनों काफ़ी खुश थे। आरू ने भी दोनों को आगे के लिए विश करके विदा लिया। राघव और सिया अब बहुत प्यार से रहने लगे। सिया के कहने पर राघव ने ऑफिस की जिम्मेदारियां लेनी शुरू कर दी और धीरे धीरे उसने सारा बिजनेस अपने अंडर कर लिया। समर जी तो पहले ही बिजनेस को छोड़ चुके थे और अब संजय जी भी जरूरी मामले में ही अपनी राय देते थे, वरना नहीं। सिया ऑफिस ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन वह भी प्रेग्नेंट थी। बाकी प्रेरणा और सौरभ राघव का साथ दे रहे थे और सिया घर पर सविता और रवीना जी की अकॉर्डिंग डाइट फॉलो करती और आराम करती। सिया को लड़का हुआ जिसका नाम राघव ने आरव रखा। हॉस्पिटल में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। आरू की माँ की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी, जिसमें डॉक्टर के इलाज के साथ साथ सिया और राघव का प्यार और शर्मा जी की देखभाल सब शामिल था। वे दोनों गांव आना चाहते थे, लेकिन अक्षय ने उन्हें वापस नहीं जाने दिया। अक्षय की एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। राघव ने अक्षय को एक फ्लैट दिया था, जिसे उसने शर्मा जी के नाम कर दिया। अक्षय और राघव के कहने पर वो लोग भी अक्षय के साथ फ्लैट में रहने लगी। कभी कभी वो दोनों अक्षय के साथ छुट्टियों में या फिर दोनों उनके बिना भी गांव हो आते थे। सिया कभी कभी, लेकिन राघव तकरीबन रोज उनसे मिलने जाया करता था। इधर आरव के आने से सभी घर में खुश थे और उसके साथ बिजी भी रहने लगे थे। चाचा जी भी बहुत खुश थे सिया को इतने अच्छे परिवार में देकर और सिया को खुश देखकर। और आरू की आत्मा भी खुश थी, उसके परिवार, दोस्त और परिवार की खुशियां देखकर। साथ ही आरव नाम से अपनी मौजूदगी अपने दोस्त और अपने परिवार की ज़िंदगी में, अपने प्यार की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए पाकर उसे ना पहले कभी कोई शिकायत थी किसी से और ना ही अब है। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को और इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और कहानी में। तब तक ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।